प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बार फिर। अभी ये पहले तो ट्रम्प साहब ने कहा था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है कि जो रशिया से क्रूड ऑयल लेगा या गैस परचेज करेगा उस पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। अभी 3 दिन पहले जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी उसी बात को दोहरा दिया जो ट्रम्प साहब ने कहा था। अब ये पूछे भाई, कोई खरीदने वाला, कोई बेचने वाला, कोई। और साथ में उन्होंने सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये भी कहा कि ये इंडिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील को नाम लेकर उनको आइडेंटिफाई किया कि ये पुतिन को फ़ोन करके कहें कि वो यूक्रेन में लड़ाई बंद करे और उससे ये परचेज करना बंद करे गैस और ऑयल। ये होते कौन है कहने वाले? जिसको जहाँ सस्ता माल मिल रहा है उसको ज़रूरत होगी तो परचेज करेगा। आपको जो टैरिफ लगाना है, टैक्स लगाना है, कस्टम ड्यूटी लगानी है, जो आपके यहाँ माल आएगा तो आप लगाइए, उसे किसने मना किया है? वो आपके यहाँ जो कंट्री में, नाटो कंट्रीज़ में जो 30 कंट्रीज़ हैं और यूएस और कनाडा मिला के 32 हो गए। जिसको ज़रूरत होगी वो इंपोर्ट करेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं इंपोर्ट करेगा। आपके उसको आपकी जो है टैरिफ लगाने नहीं लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को या नाटो कंट्रीज़ को, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क किस पर पड़ेगा? जो नाटो कंट्रीज़ के जो 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं और कनाडा और यूएस, उनकी जनता को महंगा माल मिलेगा। उन्होंने जो आपको वोट दे के पॉलिटिकल ऑफिस दिए हैं वो इसलिए थोड़ा ना दिए कि आप उनका खून चूसें। जो माल को सस्ता मिल सकता है आप उसको महंगा खरीदने के लिए मजबूर करें। तो नंबर एक तो मॉरली और डेमोक्रेटिकली ये गलत है, दोनों तरह से। आपका काम अपनी जनता को खुशहाल बनाना, सुखी बनाना है, ना कि उसको दुख देना है। दुख दोगे तो आपका तख्ता पलट देगी जनता। एक तो बात ये हुई। अब दूसरी बात ये है कि आज जो है चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की नंबर 2 पावर बन गया है, मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी। और यूएस के बाद नाटो की तो कोई गिनती नहीं है। नाटो क्या, यूरोपियन यूनियन, उसकी तो गिनती कोई नहीं है। वो तो मोहताज है क्योंकि वर्ल्ड की फैक्ट्री तो चाइना है, यूएस नहीं है। एक तो बात ये हुई। पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सब जो कर रहे हैं ये कि जो ये यूरोप की इकोनॉमी है और सिविलाइजेशन है, ये डिक्लाइन पे है, नीचे जाती जा रही है। पहले क्या कॉलोनीज थी इनकी, अब से कोई 60-70 साल पहले तो कैप्टिव मार्केट था इनके पास। अब नहीं है कैप्टिव मार्केट, अब तो कंपटीशन है। जिस माल रेट पे ये माल देंगे चाइना उस रेट उससे कम पे दे देगा, उससे आधी कीमत पे दे देगा। तो कोई क्यों लेगा? इसमें जो ये डेवलप कंट्रीज हैं, यूएस और कनाडा या नाटो कंट्री या यूरोप, इनमें वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट्स जो होता है, माल जो बनता है वो महंगा होता है। चाइना में वेजेस बहुत कम है, इंडिया में उससे भी कम है वेजेस। तो इसलिए यहाँ जो माल बनता है सस्ता बनता है। तो जो आदमी है वो जहाँ उसको मार्केट में एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो सस्ता मिल रहा है वहाँ से लेगा ना, महंगा क्यों लेगा? वो नहीं लेगा महंगा। तो आपके यहाँ वेजेस इतने ज़्यादा डेवलप होने के बाद कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो सेम क्वालिटी की चीज़ चाइना से मिल जाएगी उनको, तो यहाँ का परचेज करेंगे। इंडिया से मिल जाएगी, यहाँ का परचेज करेंगे। बांग्लादेश से मिल जाएगी, वहाँ का परचेज करेंगे।
वियतनाम से मिल जाएगी, वहाँ का परचेस करेंगे। तो इस सब को देखते हुए इसका मतलब ये है कि जो सिविलाइजेशन कॉलोनी तो ख़त्म हो गई इनकी, कैप्टिव मार्केट के ख़त्म हो गए, अब तो कंपटीशन ना माल बेचो। नतीजा क्या हो रहा है कि इनकी सिविलाइजेशन है और इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन पे है, नीचे फिसल रही है। उससे क्या होगा, इनकी करेंसी की वैल्यू भी घट जाएगी, चाहे डॉलर हो चाहे यूरो हो। दोनों जो बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इनकी करेंसी की वैल्यू भी घट जाएगी। जब फिजिकल इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, ज़्यादा टैक्स कस्टम ड्यूटी लगाने की वजह से, तो माल उनको महंगा मिलेगा, जनता दुखी होगी। अच्छा, माल ज़्यादा बिकेगा नहीं तो यूरो की और डॉलर की जो प्राइस है, परचेजिंग प्राइस पैरिटी, वो भी घट जाएगी। और जब घट जाएगी इनकी, तो इनके डॉलर और यूरो भी कमज़ोर हो जाएंगे, माल इनका बिकेगा नहीं। सस्ते माल पे ये टैरिफ लगा के उसको महंगा बना के अपनी जनता को बेचना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं से निकाल लेके वे आउट निकाल देते हैं, माल सस्ता ही लेंगे वो। जनता तो सस्ता लेगी, बिजनेसमैन जो है कोई ना कोई रास्ता निकालता है। तो मुझे तो कोई नहीं लग रहा है कि ये जो ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल नाटो, एक तो नाटो तो जो है डिफेंस के लिए यूरोप के बना था ना, कि वो ट्रेडिंग कंपनी तो है नहीं है, वो तो यूरो यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है ना। वो तो नाटो का क्या लेना देना। खैर, कर रहे तो करते रहो, कौन होते हम आप रोकने वाले। मगर मैं इस सबको देख रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये है, एक तो इनके बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, आबादी घट रही है। अमेरिका की जो पावर है, इसलिए कि इमिग्रेंट्स जो काबिल पढ़े लिखे आदमी हो जाके अमेरिका में जाते हैं, वहाँ की सारी इंडस्ट्री जो है इमिग्रेंट्स चला रहे हैं। और बहुत से आदमी इलीगली भी जाते हैं, तो खेतों में काम करने के लिए, फार्म्स में काम करने के लिए, रेस्टोरेंट में काम करने के लिए, वो इलीगली भी जाते हैं। तो वो भी उनकी इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, क्योंकि चीप लेबर मिलती है, नहीं तो उनके भी प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है जो कुछ चल रहा है आजकल, वही चलने वाला है नहीं ज़्यादा लंबे टाइम। रशिया को तो जो रशियन स्पीकिंग एरिया है यूक्रेन का, वो चाहिए, वो उसको लेकर लेगा। जिस दिन उसके कब्जे में सारा वो आ जाएगा, उस दिन यूक्रेन की लड़ाई अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ये जो है, ये धमकी वमकी देते रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हुआ होगा तो ये कि इनकी अपनी इकोनॉमी डाउन होगी, इनकी अपनी जनता दुखी होगी, अपनी इनकी महंगी होगी, यूरो और डॉलर की परचेजिंग प्राइस पैरिटी कम हो जाएगी। इसके सिवा कुछ नहीं होगा, सब बेकार की बात। हाँ, सिविलाइजेशन के डिक्लाइन पर आ जाएगी, ये बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अब अरब कंट्रीज में मुस्लिम जो है वो तो बचपन 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या है कि इनको आदमी तो चाहिए काम करने के, इकोनॉमी को डेवलप, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। तो अरब कंट्री से जाकर वहाँ बस रहे हैं, जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में, वहाँ से सस्ती लेबर जाके वहाँ बस रही है। अब जो वहाँ जाके आदमी जाते हैं ये, तो अपना मजहब और अपनी कल्चर भी तो लेके जाते हैं अपने साथ। वो अरब कंट्री में थोड़ा छोड़ जाएंगे। जिसने 6 बच्चे पैदा किए, 6 के 6 बच्चे लेके जाएगा अपने साथ। ये नहीं कि 2 लेके जाएगा, बाकी 4 वहीं पर अरब कंट्री में छोड़ जाएगा, नहीं हुआ ऐसा। तो एक ही कई बीबियाँ, 6-6, 8-8 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी इंडिया में भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हो रहे, चाइना में भी नहीं हो रहे हैं, हाँ अरब कंट्रीज में हो रहे हैं, अफ्रीका में भी हो रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि ये अपनी इकोनॉमी को बट्टे खाते लगा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन और यूएस दोनों। तो जो मेरी किताब थी वो फ्रजाइल नेशन सोसाइटी, जिसमें मैंने कहा था कि लक्ष्मी बड़ी चलायमान एंड इन ग्रेट ड्रिफ्ट, कि इकोनॉमी और वेल्थ जो है, जब ये मशीन पावर ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया तो साउथ ईस्ट एशिया चाइना से यूरोप चली गई, अब आई है यूएस चली गई, अब ये वापस आ रही है इंडिया और चाइना। ये डोमिनेट कंट्री हैं और यही वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। ये ब्रिक्स जो बनाया है इन्होंने, और ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, SCO, दोनों पैरेलल ही हैं। ये एक तो चीज़ है। अब बात बची पावर, मिलिट्री पावर, तो मुझको लगता है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये 4 कंट्रीज मिलकर वर्ल्ड की मिलिट्री पावर को डोमिनेट करेंगे। अभी इसराइल से जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, ईरान पर अटैक किया था, ईरान ने उसको पानी पिला दिया। पहली दफ़े 48 के बाद 77 की ईरान की किसी कंट्री ने इसराइल की कैपिटल पे अटैक किया हो, मिसाइल छोड़े। तो दुनिया में बदल दी है, हमेशा बदली है, फिर बदलेगी। अब ये रिवर्स गियर में चल रही है। जो डेवलप कंट्री है वो अपनी गरीबी की तरफ को चलेंगे, जैसे ईस्टर्न यूरोप है, और जो ये चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये डेवलपमेंट की कथो, और इनकी इकोनॉमी जो है 25-30 साल में डेवलप हो जाएगी, और यूरोप की, अमेरिका की डाउन हो जाएगी। यूरोप की तो हो ही जाएगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, जब ये होना है और ये सच्चाई तो दिखाई दे रही है सामने, तो मैं सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।